वेलकम बैक नाजरीन। राह न्यूज़ में वक्त हुआ है खबरों पर तबसरे का। हमारे साथ मौजूद हैं खबरों पर तबसरे के लिए सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार मुज़फ़्फ़र एजाज़। मुज़फ़्फ़र एजाज़, आज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की जानिब से कहा गया है कि ज़िला जनूबी के 60% पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास हैं, तो क्या और इलाके नहीं हैं जो हसास हैं? बहुत अच्छा, उसमें आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो ख़ास तौर पर जिन हलकों का उन्होंने बताया, कौमी असम्बली का 248, 249, 50, 51 और PS सिंध असम्बली के 118, 115 से जो है 118 तक जो है वो हसास करार दिए गए। मुमकिन है कि ये पहली कोई किस्त हो या पहली फहरिस्त हो, लेकिन कराची तो ओवरऑल तकरीबन पूरा कराची, मलीर, लांडी, कोरंगी, सेंट्रल का पूरा इलाका जो जिसको ज़िला गरबी कहते हैं, जिसके अंदर पूरा फ्रंटियर कॉलोनी, बनारस और सेंट्रल को गरबी नहीं कहते। नहीं, मैं उसको कह रहा हूँ वेस्ट को। वेस्ट जो है, वेस्ट का पूरा इलाका जिसके अंदर बनारस, औरंगी और ये सारे इलाके शामिल हैं, जहाँ पर बहुत से हसास इलाके हैं। पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ बाकायदा लड़ाइयाँ होती हैं, जंग हो चुकी है और कब्ज़ों की शिकायत हैं। लांडी, कोरंगी तो बहुत मशहूर हैं, मलीर वगैरह में तो बड़े ये झगड़े हुए हैं। तो मुमकिन है कि और पोलिंग स्टेशनों की फहरिस्त आए, वरना इससे तो अंदाज़ा नहीं होता। बल्कि इसमें तो 250 को शामिल किया है। 250 में तो बहुत बड़ा इलाका डिफेंस का भी शामिल है, जहाँ मेरा ख्याल है कि हसास शायद इस वजह से कर दिया हो कि डिफेंस है, वरना तो वहाँ के लोग तो इस तरह लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं। क्या आप ये समझते हैं कि जो इस तरह की एक डिस्ट्रिक्ट जो है रिटर्निंग अफसर के हवाले से जो खबर आई है ये, तो क्या आप समझते हैं इन हलकों में जो है लोग खौफ की वजह से महदूद हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। खौफ का सबसे पहले लोगों वोटर का खौफ ही निकालना ज़रूरी है। ये जो इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि हम फ़ौज को तलब नहीं करेंगे, इससे वो शायद उसूली बात कर रहे होंगे। लेकिन इन पोलिंग स्टेशन के लिए कहा है कि पुलिस और रेंजर्स के साथ के लिए तो फौज भी तैनात की जाए। उनके पास 3 टियर्स हैं, पुलिस है, रेंजर्स हैं, फिर फौज है। फौज के बारे में उन्होंने कहा है कि करीब ही किसी हेडक्वार्टर में मौजूद होगी। लेकिन बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पर गिजरी में कोई वाक़या हो जाता है तो गिजरी से कितने करीब फ़ौजी स्टेशन होगा? वहाँ से अगर उन्होंने 15 मिनट लगाए तो 15 मिनट में कत्ल तो हो सकता है। 15 मिनट में 2-4 लोगों को गाड़ी में डाल के ले जाया जा सकता है और फ़ौज की गाड़ियाँ ढूंढ नहीं सकती। फ़ौज की जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, जो जीपें या जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो उनकी रफ्तार वो नहीं होती जो आम बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियों में किसी को डाल के ले जाएँ। या ये है कि किसी पोलिंग स्टेशन पर कब्ज़ा करके 2-3 हज़ार वोट डाल दिए जाएँ, 5-6, 50-60 लोग आ जाएँ और जब तक वो लोग वापस आएँ ये जा चुके हों, तो क्या वहाँ क्या चीज़ें होंगी? तो अगर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन ये यकीन दिला दे कि पोलिंग स्टेशनों के बाहर भी फ़ौज होगी, वो कुछ ना करे, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हों, उनकी मौजूदगी से लोग कहते हैं ना इंसान के बच्चे बन जाते हैं, उनकी मौजूदगी की वजह से भी जो लोग ज़रा सी बात पे हंगामे झगड़े करते हैं। इसलिए ये नहीं क्या कोई कह रहा कि पोलिंग स्टेशन में जाके और बैलेट बॉक्स के ऊपर खड़ा हो जाए। अच्छा, क्या रेंजर्स का वो खौफ व दबदबा नहीं होता है? पुलिस का रेंजर्स काफ़ी दिन से आ गए ना, बड़े मानूस से हो गए हैं लोग भी, और उनके अब तो हमले भी होने लगे रेंजर्स पर। फ़ौज की मौजूदगी, फ़ौज पे भी हमले हो रहे हैं, फ़ौज पे भी हुए, लेकिन फ़ौज की मौजूदगी इस लिहाज से ज़रूरी भी है वैसे कि फ़ौज, मैं ये कह रहा हूँ वोटर का एतमाद बहाल करने के लिए कि तुम लोग आओ, घरों से बाहर निकलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी इलेक्शन कमीशन ने गाड़ियों पर पाबंदी लगाई है और उनका कहना है कि 2 किलोमीटर की रेंज में हर वोटर को मिल जाएगा पोलिंग स्टेशन। लेकिन सवाल ये है कि एक 60-65 साल का, 70 साल का आदमी और औरत और कोई मरीज़ नहीं, जो वोट डालना चाहता है, ट्रांसपोर्ट की पाबंदी इस तरह से लगाई है कि जो है ना, वो सिर्फ आप किसी और को नहीं देंगे, आप अपने इस्तेमाल में रखेंगे और किसी और से मुराद ये कि मैं वोट डाल के आ गया, अपने घर वालों को लेके चला गया। मेरे पड़ोस में बुजुर्ग रहते हैं, मेरे नीचे वाले घर में खातून रहती हैं, एक ज़ईफ आदमी है जो 74 में रिटायर हुए थे। आप अंदाज़ा कीजिए उनके रिटायरमेंट को। वैसे ऐसा अमलन होगा नहीं, ऐसा होगा ना, लोग जब लेके जाएंगे और मुझे देखेंगे ट्रांसपोर्ट में पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। अगर आपको 2-3 मरतबा देख लिया और उसने अमले ने कहा भाई ये 3 दफ़ा आ चुका है और अलग अलग लोगों को ला रहा है या किसी पार्टी का एजेंट है, तो 3 साल कैद हो जाएगी आपको वोटर को वोट डलवाने। तो इलेक्शन कमीशन ने ये जो हसास इलाका करार दिया है, उसके साथ ये भी बताएं कि फिर वहाँ फ़ौज बाहर भी मुतय्यन रहेगी। ये ज़रूरी है और इलाकों के बारे में भी इनकी तरफ से वजाहत आनी चाहिए और जगहों पर क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये बताएं, चलें हसास करार दे दिया गया है तो इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा इस सिलसिले में? इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स जो है ना, वैसे तो हमेशा रही हैं, लेकिन वो बड़ी रस्मी सी, सेरेमोनियल से होती थी कि जी इलेक्शन कमिश्नर के मातहत होंगे सब। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियारात, खासे अच्छे अख्तियारात हैं और वो अगर इस्तेमाल करें
और उनको इस्तेमाल करने का मौका भी फराहम किया जाए, यानी ये कि उन्हें कोई बहुत ही सबूत के साथ कुछ चीज़ें पहुंचाई जाएं, जैसे ये इलाके का उन्होंने हसास करार दे दिया। अब इस हसास पोलिंग स्टेशन में उनका जो पोलिंग ऑफिसर है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो किसी के खिलाफ एफआईआर काटने का हुक्म दे सकता है, बगैर एफआईआर के गिरफ्तारी का हुक्म दे सकता है। तो ये अख्तियारात रखने वाला जो अमला होगा इलेक्शन का, यकीनन इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है बहुत सारे इक़दाम कर सकता है। जहाँ हसास है वहाँ उनको मॉनिटरिंग टीमें भी मिलेंगी जो कैमरों के साथ होंगी। अब पूरे मुल्क में 15,000 के करीब पोलिंग स्टेशंस बन रहे हैं, और अगर हर स्टेशन में 4 बूथ लगाएं तो 60,000 बूथ में तो बहरहाल कैमरा नहीं लग सकते। लेकिन यह कि हसास इलाक़ों में वीडियो कैमरे और विद ऑपरेटर उनको मॉनिटरिंग टीम मिलेगी। तो अगर ये मॉनिटरिंग टीम इन 60 पोलिंग स्टेशनों में घूम रही है और वो देख रही है तो फिर खासा फ़र्क पड़ता है, वो हर चीज़ रिकॉर्ड करेगी। बहुत सारे और इक़दाम भी हैं, जैसे कि वो जो जिस चीज़ के अंदर आप इलेक्शन के बैलेट्स बंद कर देते हैं और बाद में शिकायत मिलती है कि यहाँ से तो सील कर दिया था, यहाँ से खुल गया, और यहाँ से खोल के वोट निकाल के बदल दिए गए, और आप बाद में जब चैलेंज करें तो पता चलता है वोट तो दूसरे निकले हैं। तो इसके लिए भी एक बैनुल-अक़वामी इदारों ने ऐसे लिफाफे फराहम किए हैं इलेक्शन कमीशन को, जो एक दफ़ा खुल जाए तो दोबारा सील नहीं हो सकते। तो वो टेम्परिंग नहीं हो सकेगी उसमें। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे इक़दाम आप ये समझते हैं, आप मुतमईन हैं इलेक्शन कमीशन के इक़दाम से, और आप समझते हैं कि ये वाले इंतखाबात बहुत अच्छे इम्कानात हैं। यकीनन गलतियों का एहतमाल है, इन लोगों की तरफ से गलतियाँ हो सकती हैं, नई चीज़ें हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे कि आपका वोट अगर मैं डालना चाहूँ तो नहीं डाला जा सकेगा। ये भी एक बात ऐसी है कि 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि इलेक्शन के अमले के पास वो फहरिस्त होगी जिसमें वोटर की वो तस्वीर है जो शनाख्ती कार्ड में है। आप शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे और मैं अपने शनाख्ती कार्ड पे आपका नाम बता रहा हूँ तो वो पहले ही पूछेंगे कि ये कैसे है, और मैं ये कह नहीं सकूँगा कि ये तस्वीर जो है मेरी पुरानी तस्वीर है, इसलिए कि मेरी जो शनाख्ती कार्ड में तस्वीर है वही नादरा से लेकर वहाँ लगाई गई है। तो ये बहुत अहम चीज़ है। दूसरा ये कि एक ऐसी स्याही भी लगाई जाएगी जो रोशनाई होगी, जो नज़र नहीं आएगी। आपका अंगूठा जिस जगह लगाया जा रहा है अनमिट कहते हैं, नहीं अनमिट नहीं है, नज़र ना आने वाली है। ये ऐसे आपका अंगूठा एक जगह लग जाएगा। अच्छा, जब ये स्कैन किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये मुजफ्फर साहब थे ही नहीं। मेरे नाम के आगे जो नाम लिखा हुआ है, जो जिस जगह मैंने अंगूठा लगाया है, ये तो किसी और के नाम के आगे मैंने अंगूठा लगा दिया है। तो अगर कल को आप चैलेंज करते हैं और पता चलता है, आप कहते हैं नहीं बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, तो फिर वहाँ से निकाला जाएगा और वो चीज़ पकड़ ली जाएगी। अच्छा, इतने इंतज़ामात और इत्मीनान बख्श इंतज़ामात के बाद जो है, क्या फिर जो सियासी जमातें उनके पास कोई वजह रह जाती है इल्ज़ाम तराशी की, अगर कुछ ऐसा होता है? बहुत अच्छा सवाल भी किया आपने, और इस हवाले से जब हमने इलेक्शन कमीशन के एक ज़िम्मेदार से पूछा तो उसने कहा कि जब हमने नया फॉर्म पेश किया तो कई सियासी जमातों ने यह कहा कि अरे भाई आपने मुश्किल पैदा कर दी हमारे लिए। तो हमने उनको बुलाया और पूछा क्या मुश्किल है, आपने कहीं से कर्जा लेकर हड़प तो नहीं किया ना? असल में सच बोलने वाले के लिए कोई मुश्किल नहीं है, चीज़ें छुपाने वाले के लिए मुश्किल है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है और जो चीज़ें नई आई हैं, अल्लाह करे वो अच्छी तरीके से काम करें। और ये जैसे ये जो डाटा है या चीज़ें हैं, इनके चीज़ों के छिन जाने का भी तो ख़तरा है ना, कि पता चला ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यही जो आपने निशान लगाया हुआ, इन निशान वाले सारे पेपर्स कोई साहब छीन के ले जाएँ। तो उसका भी इंतज़ाम किया है कि इलेक्शन के पोलिंग के अमले को एक घर से या उनकी जगह से ले जाकर पोलिंग मुकम्मल करवा के पोलिंग का तमाम काम, पोलिंग की तमाम चीज़ें, तमाम मवाद इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के बाद इनको घरों तक पहुंचाने के लिए पूरी गाड़ियां, सिक्योरिटी, रेंजर्स, पुलिस सबकी ड्यूटीज़ हैं। और वो जब तक के कंप्लाइंस रिपोर्ट नहीं देंगे, जब तक मुकम्मल नहीं होगा, उस वक्त तक वो घर नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब है कि पहले तो ये होता था, पोलिंग का अमला गया और वो कहता था रात को धांधली हो गई, फड्डा हो गया, झगड़ा हो गया, गोलियां चली, भाग गए और घर ही नहीं पहुंचे, परेशान हो रहे हैं कहाँ गए। तो अब ये सूरत हाल नहीं है, बल्कि अब उनको आइसोलेट करके रखा जाएगा। उनको भी इत्मीनान है कि हम कम से कम इस गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी मार्क है और एक जगह पे कंट्रोल रूम है जहाँ पता है कि NA 250 की 14 गाड़ियाँ हैं और इन 14 गाड़ियों में ये 40 लोग जाएंगे। NA 251 में 14-15 गाड़ियाँ हैं, इन 15 गाड़ियों में ये लोग जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ड्राइवर कौन है, गाड़ी का नंबर क्या है, इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम है। मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन बस अब इस दफ़ा सोने में तुला हुआ इलेक्शन ले आएगा,
लेकिन इलेक्शन कमीशन को काम करने दिया जाए। कोताही गलती कोताही कुछ नया चीज़ें, जैसे उन्होंने ये 2-3 चीज़ें की हैं कि हर 2 दिन बाद नया हिदायतनामा आ जाता है, मज़हब के हवाले से बात आ गई। इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। सियासी जमातें मिल के जाएँ, बैठें, उनसे नोटिस लें, उनको समझाएँ ये कैसी बात कर रहे हैं। कायदे-आज़म तो कहते थे मुस्लिम है तो लीग में आ, तो फिर तो कायदे-आज़म सबसे बड़ा निशाना बनते, 3 साल तो कैद करा देते ये लोग। तो ये इलेक्शन कमीशन ही नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द, इसके अंदर बैठे हुए भी तो कुछ लोग होंगे जो ये जहनीत कार फरमा है, इस किस्म के बयानात करवा रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पर कदम आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को मजबूती दिखानी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र एजाज़ आपका। राह न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तबसरों के लिए देखते रहिए राह न्यूज़। अगले बुलेटिन तक के लिए मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।